गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 12 की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपन ने कल तीसरा लेसन कंप्लीट किया था, फसल एवं भंडारण के प्रमुख कीट। ठीक है, कीटों के बारे में अपन ने पढ़ा सबसे पहले पिछले अध्याय में। अब अपन पढ़ेंगे कीटों के नियंत्रण की विधियाँ। प्रमुख नियंत्रण की विधियाँ कौन सी है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन इस अध्याय को। ठीक है, जो जो कीट पढ़े उनकी जो प्रमुख विधियाँ हैं, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कीट नियंत्रण में कीटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकना, उनकी संख्या को वृद्धि को रोकना। देखिए कीट नियंत्रण में हम करते क्या क्या हैं। पहला चीज़ तो कीटों का फैलाव रोकते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जाए। ठीक है, एक खेत से दूसरे खेत में ना जाए, एक पौधे से दूसरे पौधे में ना जाए। उनकी संख्या में वृद्धि को रोकना, उनकी संख्या वृद्धि ना करें। ठीक है, और बढ़ी हुई समष्टि को नष्ट करना, संख्या में जो वृद्धि हो चुकी है उसको नष्ट करना, उनकी संख्या को नियंत्रित करना शामिल है। ये सब अपन क्या करते हैं, कीट नियंत्रण में करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकना, उनकी संख्या को वृद्धि को रोकना और बढ़ी हुई समष्टि को नष्ट करना। ये यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या बन सकता है कि कीट नियंत्रण से क्या अभिप्राय है, या कीट नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 2 नंबर का सवाल, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बन सकता है। ठीक है, तो कीट नियंत्रण में अपन क्या करते हैं, कीटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकना होता है, उनकी संख्या में वृद्धि को रोकना होता है। ठीक है, और बढ़ी हुई समष्टि को नष्ट करना होता है, क्योंकि कीट बहुत जल्दी से अनुकूल वातावरण में अपनी संख्या बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। और कीटों में बहुत ही अद्भुत क्षमता होती है। जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, वो मैथुन क्रिया, निषेचन क्रिया इस प्रकार से करके क्या करते हैं, अपनी संख्या में बहुत ही जल्दी वृद्धि करते हैं। कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियाँ निम्न प्रकार से किया गया है। इनको वर्गीकरण कैसे किया गया है, एक तो प्राकृतिक नियंत्रण और एक कृत्रिम नियंत्रण। 2 प्रकार से नियंत्रण अपन कर सकते हैं। प्राकृतिक नियंत्रण कैसे, देखिए प्राकृतिक नियंत्रण की अपन चर्चा करें तो इसमें कीटों की संख्या प्राकृतिक कारणों व ऋतु परिवर्तन यानी विभिन्न भौतिक एवं जैविक कारकों द्वारा स्वतः नियंत्रित होती रहती है। इसमें प्राकृतिक नियंत्रण में क्या होता है कि भौतिक कारण है, प्राकृतिक कारण है, ऋतु परिवर्तन है, भौतिक जैविक कारक है, उनके द्वारा स्वतः अपने आप ही नियंत्रित होती है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, जैसे कैसे होता है ऋतु परिवर्तन। अब जब ऋतु परिवर्तन होता है तो कीट अपने आप आते हैं। ठीक है, और बारिश के मौसम में जैसे कीट आते हैं, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो कीट आते हैं, कई कीड़े मकोड़े आते हैं, और जैसे बारिश का मौसम जाएगा, ठीक है, वो कीड़े मकोड़े अपने आप गायब हो जाएंगे। तो देखिए ऋतु परिवर्तन जैसे तापक्रम, ताप बढ़ने घटने, वर्षा, नमी, प्रकाश, सर्दी, गर्मी, हवा की गति एवं दबाव, आंधी, लू, हिमपात आदि कीटों की संख्या को प्रभावित करते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो ऋतु परिवर्तन होता है उसके कारण क्या करते हैं, ये सब इनको प्रभावित करते हैं कीटों को, यानी इनकी संख्या में वृद्धि और बढ़ोतरी करते हैं, कमी और बढ़ोतरी करते हैं। भूमि रचना, जमीन की रचना, भूमि के जो संरचना के आधार पर भी कीटों का फैलाव या नियंत्रण पर होता है। ठीक है, कीटों के फैलाव या नियंत्रण पर स्थलाकृतिक कारकों जैसे पहाड़, मरुस्थल, रेगिस्तान, दलदल, जंगल, नदियाँ, जिले, समुद्र, मृदा संरचना, भूतल आदि का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे पानी के जीव को अपन अगर बाहर रखेंगे कीटों को तो वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे स्थल के जीव को पानी में डाल देंगे तो भी वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और पहाड़ों के जीव को अगर मरुस्थल में लाकर रख दें तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, और मरुस्थल के जीवों को क्या करें अपन पहाड़ों पर ले जाएं तो भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये इनके स्थल आकृति का भी प्रभाव करता है। ठीक है, प्राकृतिक शत्रु, अब कई कीटों के क्या होते हैं, प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो उनको खाकर नष्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो प्रकृति में कई प्रकार के संहारक जीव हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी। ठीक है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट प्रकार के कई सारे ऐसे संहारक जीव हैं जो अन्य कीटों को खाते हैं। ठीक है, कीटों का भक्षण कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक कीट दूसरे कीट को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, अपना खाना प्राप्त करते हैं। जैसे परजीव्याप एवं परभक्षी कीट। ठीक है, जैसे परजीव्याप, यहाँ परजीव्याप का मतलब पैरासाइटोइड होता है, जिसका मतलब क्या होता है, पर यानी दूसरे, जीव्याप यानी जीवों पर निर्भर, दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले, तथा परभक्षी कीट। ठीक है, और परभक्षी कीट होते हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं। परजीवी सूत्रकृमि, मेंढक, छिपकली, भालू, कीटहारी प्राणी और पक्षी जैसे मैना, तीतर, बटेर, कौवा, गौरैया, गिद्ध इत्यादि प्रमुख है। इनमें मैना, तोतर, बटेर, कौवा, गौरैया ये पक्षी ऐसे हैं जो अन्य कीटों को खाते हैं।
ठीक है। वैसे ही मेंढक है, वो अन्य कीटों का, आपको मेंढक देखा होगा, छिपकली को दीवार पर चलते हुए देखा होगा, तो वो अन्य कीट को जैसे ही देखती है उनको खा जाती है। तो ये इनके प्राकृतिक शत्रु है। इसके अतिरिक्त कीटों की आपसी कलह तथा स्वजाति भक्षण भी एक महत्वपूर्ण कार्य। इसके अलावा भी कीटों का क्या होता है, आपसी झगड़ा होता है, उसमें वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। और स्वजाति भक्षण, और कई कीटों में तो ऐसा होता है कि वो अपने ही जातियों के कीटों को खाते हैं, ठीक है। और स्वजाति यानी अपने ही जातियों के कीटों को खाकर खुद जीवित रहते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक रोग, जैसे कई सारे प्राकृतिक रोग होते हैं कीटों के अंदर जो उनको अपने आप नष्ट कर देते हैं। जैसे कीटों में विभिन्न प्रकार के रोग जो किससे फैलते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। वायरस, जीवाणु, कवक, विषाणु जनित होते हैं, जिनसे उनमें महामारी फैल जाती है और उनसे इनका नियंत्रण प्रकृति में स्वतः ही होता है। उनसे क्या होता है, कीटों में महामारी फैल जाती है और वो अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये तो प्राकृतिक कंट्रोल की बात हो गई, प्राकृतिक नियंत्रण की। अब कृत्रिम नियंत्रण कैसे होता है, देखिए। इस प्रकार का नियंत्रण मनुष्य द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा ये नियंत्रण हम करते हैं अपने हिसाब से, दवाइयों के छिड़काव के द्वारा, कैसे भी करके हमारे द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। इसलिए अपन कई साधनों का प्रयोग करते हैं, दवाई छिड़कने के लिए कई सारे साधन का उपयोग करते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग तभी आवश्यक होता है जब प्राकृतिक कारकों द्वारा हानिकारक कीटों पर नियंत्रण समाप्त हो जाए। अब मानव द्वारा ये कृत्रिम नियंत्रण तभी किया जाता है जब प्राकृतिक रूप से उनका नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तब जाके अपन क्या करते हैं, कृत्रिम नियंत्रण करते हैं। सफलतापूर्वक कीट नियंत्रण हेतु निम्नांकित कारकों की पूर्व जानकारी एवं समन्वय का आवश्यक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये जो 4 टॉपिक बातें आएगी आगे। हम कीट को नियंत्रण करने के लिए हमें कम से कम ये 4 टॉपिक, तो 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक किसान को 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें 4 बातें ये पता होनी चाहिए। इन बातों के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली बात क्या कह रहा है कि नाशक कीट का जीवन चक्र हमें पता होना चाहिए, कि जो कीट हमारी फसल में लगा है, ठीक है, उसकी जीवन चक्र क्या है, यानी वो कितने दिन अंडे में रहता है, ठीक है, कितने दिन बाद उससे लार्वा कैटरपिलर ये निकलते हैं, फिर कितने दिन वो सुप्तावस्था कोशावस्था में रहता है, फिर कब वो प्रौढ़ हो जाता है, ठीक है, प्रौढ़ होने के बाद कितने दिन प्रौढ़ होने के बाद वो कितने दिन में नाश करना खत्म अपने आप हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इन चारों अवस्थाओं का अगर हमें पता होगा तो हम कौन सी इसकी कमज़ोर अवस्था है उस समय उसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाशक कीट का जीवन चक्र, प्राकृतिक एवं मौसमी इतिहास उनका, वो कैसे मौसम में जीवित रहते हैं, कौन सा मौसम उनके लिए हानिकारक है, स्वभाव कैसा है उनका, ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं या फिर हमारे लाभदायक कीट हैं, ठीक है, रहन सहन कैसा है, किस प्रकार से वो रहते हैं, उससे होने वाली क्षति का प्रकार क्या है, उससे होने वाली उन कीट अगर हमारे फसलों में लग जाए तो वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे फसलों को पूरा खाते हैं, बीजों को खाते हैं, क्या चीज़ खाते हैं, ठीक है। उसके प्राकृतिक शत्रुओं के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो, उनके प्राकृतिक शत्रुओं के बारे में भी हमें जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि कौन से प्राकृतिक शत्रु है जो उनको अपने आप खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्योंकि कई बार अपन कृत्रिम नियंत्रण में क्या करते हैं, हानिकारक कीटों के साथ साथ हमारे जो लाभदायक कीट होते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। जो हानिकारक कीटों को खाते हैं, उनके प्राकृतिक शत्रु हैं, उनको भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए पहले से। तो फिर कीटों के वर्गीकरण और आकृति विज्ञान की ठीक जानकारी करना, ठीक है। अब कीटों का वर्गीकरण और आकृति विज्ञान हमें पता होना चाहिए कि कीटों का वर्गीकरण हमें पता होना चाहिए कि ये किस वर्ग का है, किस संघ का है, ठीक है, कैसा दिखता है, ठीक है, और आकृति विज्ञान कैसा है, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि कीट कौन सा है, ठीक है। नाशक कीट के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जा रही विधियों में से प्रभावी विधियों का निर्धारण किया जाए, ठीक है। अब एक कीट को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए कई सारी 10 विधियाँ हैं, लेकिन सबसे प्रभावी विधि कौन सी है जिसको कम, हमारी लागत भी कम आए, खर्चा भी कम आए, समय भी कम लगे और प्रभावी रूप से नियंत्रण हो जाए, ये भी जरूरी, ठीक है। आगे देखिए, नाशक कीट के लिए आर्थिक सीमांत और आर्थिक क्षति स्तर का निर्धारण किया जाए। आर्थिक सीमांत और आर्थिक क्षति स्तर का निर्धारण किया जाए जिनके आधार पर नियंत्रण क्रियाएं प्रारंभ की जाए, ठीक है। आर्थिक क्षति और आर्थिक सीमांत और आर्थिक क्षति स्तर का कि हाँ भाई हम
नियंत्रण करने के लिए जो विधियाँ लेंगे काम में, उसमें हमारा खर्चा कितना आएगा, ठीक है। फिर उससे हमारी फसल को कितना नुकसान होगा, क्योंकि दवाई अगर छिड़केंगे तो कुछ ना कुछ तो फसल में भी इफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों का हमें जानकारी होनी चाहिए कीट नियंत्रण के लिए, ठीक है। देखिए, इसकी सफलता को कीटों को प्रभावित करने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक कारक तथा कीट एवं फसल की जैविक एवं पारिस्थितिकी पर निर्भर करता है। अब कृत्रिम नियंत्रण इस चीज़ पर निर्भर करता है कि उसके जैविक और अजैविक कारक कौन से हैं, ठीक है। हम कौन से कारक ले रहे हैं, जैविक कारक या अजैविक। कीट एवं फसल की जैविक एवं पारिस्थितिकी पर निर्भर करता है, जिनके बारे में पूर्ण जानकारी अगले बिंदुओं में अपन प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए, भौतिक नियंत्रण, प्राकृतिक नियंत्रण तो वही थे, ठीक है। और प्राकृतिक नियंत्रण उन कीटों के बारे में अपन ने पढ़ा भी है, ठीक है, पिछले अध्याय में प्रत्येक कीट के बारे में, ठीक है। अब भौतिक नियंत्रण अपन कैसे कर सकते हैं, भौतिक साधनों के द्वारा। इस विधि में अपन क्या करते हैं, देखो, भौतिक साधनों जैसे तापमान बढ़ा चढ़ाकर बढ़ा के या कम करके अपन नियंत्रण कर सकते हैं। ठंड, आर्द्रता, प्रकाश, ध्वनि, बिजली, ऊर्जा और विकिरण का उपयोग नाशक के रूप में नाशक कीटों को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब कुछ एक कीट ऐसे होते हैं जो कम प्रकाश में रहते हैं, तो उनको अपन ज़्यादा प्रकाश देके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक कीटों को ध्वनि सहन नहीं होती आवाज़, तो उनकी आवाज़ बढ़ाकर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टिड्डा आता है, टिड्डी दल जो आती है, उसमें आपने देखा होगा कि खेतों में जब आ जाती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ध्वनि, शोर, थालियान बजाई जाती हैं। तो वो टिड्डा दल क्या होता है, वो ध्वनि को ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो बजाई जाती है, ठीक है। अब भौतिक नियंत्रण विधि अपनाने पर त्वरित परिणाम मिलते हैं तथा यह किसानों में भी लोकप्रिय है, परंतु इसमें समय व श्रम बहुत लगता है। इससे त्वरित यानी हाथों हाथ बहुत जल्दी परिणाम मिल जाते हैं भौतिक विधियों से, और ये किसानों की लोकप्रिय विधि भी है, लेकिन इसकी कमी यही है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है और श्रम बहुत लगता है, ठीक है। समय और श्रम, मजदूर, मेहनत बहुत लगती है और समय भी ज़्यादा लगता है। जैसे तापमान को अपन लें, देखो, कीटों के परिवर्धन के लिए अनुकूलतम तापमान होता है कितना 10 से 35 डिग्री। कीट अपनी वृद्धि के लिए, कीटों की वृद्धि के लिए 10 डिग्री कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री उनके लिए क्या है, अनुकूल तापमान है। तापमान का विभिन्न प्रकार से उपयोग करके कई कीट समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उच्च ताप 60 से 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर कीटों को अल्पकाल तक रखने पर अधिकांश कीट मर जाते हैं। कई कीट ऐसे होते हैं, ज़्यादातर कीट जिनका अनुकूलतम ताप क्या होता है, 10 से 35 डिग्री होता है। अगर उनको अपन 60 से 66 डिग्री तक सेंटीग्रेड में रखेंगे तो वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार गर्मियों में कीटग्रस्त अनाज को यदि 3 से 4 घंटों तक एक पतली परत के रूप में धूप में 52 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो भंडारण के सभी कीट नष्ट हो सकते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। अब देखो, गर्मियों के समय कीटग्रस्त जो अनाज होता है, ठीक है, उनको अगर अपन 3 से 4 घंटे 52 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखते हैं तो उनके भंडारण में लगने वाले सारे कीट नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। सब्जियों व फलों को निम्न तापमान पर रखकर उन्हें कीटों से बचाया जा सकता है, यानी कम तापमान पर रखकर, यानी ठंडे मौसम में सब्जियों और फलों को रखकर अपन क्या कर सकते हैं, उनको कीटों से बचा सकते हैं। इसीलिए हम सब्जियों और फलों को कहाँ रखते हैं, मार्केट से लाते हैं और हमारे फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान कम होता है, ठंडा रहता है, जिससे कीटे नष्ट हो जाते हैं उसके अंदर से। प्रकाश, अब सूर्य का प्रकाश सभी जैविक क्रियाओं के लिए शक्ति प्रदान करता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या करता है, सभी जैविक क्रियाओं के लिए शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। जो भी जैविक क्रियाएं होती है, कीटों के अंदर हो, पौधे के अंदर हो, सबको वो ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है। ये कीटों के जनन, परिवर्तन और वृद्धि को सीधे प्रभावित करता है, डायरेक्टली प्रभावित करता है, ठीक है। कीटों की जनन क्रिया में, उनकी वृद्धि में और उनके परिवर्तन विकास में, ठीक है। प्रकाश का उपयोग रात्रिचर कीटों जैसे तंबाकू की लट, चने की लट, कातरा, कटुआ लट, सफ़ेद लट के ब्रेंग आदि को आकर्षित कर उन्हें मारने में किया जा सकता है, क्योंकि ये जो कीट है वो प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हम जब भी रात को हो, एक बल्ब जला ले या रोशनी का एक स्रोत रख दें, प्रकाश का एक स्रोत रख दें, तो ये आकर्षित होकर वहाँ आ जाएंगे। फिर वहाँ अपन दवाइयों द्वारा कैसे भी उनको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे निपलिंग 1937 ने विकिरण ऊर्जा गामा किरणों का सबसे सफल उपयोग स्क्रूवर्म फ्लाई को अमेरिका में नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 1937 में क्या हुआ, निपलिंग ने क्या किया, 1937 में अमेरिका में क्या हुआ, एक स्क्रूवर्म फ्लाई क्या हुआ, वो कीट बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो उनके नियंत्रण के लिए निपलिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, विकिरण ऊर्जा का उपयोग किया।
और विकिरण में कौन सी, गामा किरण है, ठीक है। विकिरण में भी कई सारी गामा, अल्फा, ठीक है, ये किरणें होती हैं। उनमें गामा किरण का उपयोग करके स्क्रूवम फलाई को नष्ट किया, ठीक है। कुछ कीट प्रकाश से उड़ान की दिशा ज्ञात करते हैं। उदाहरण, टिड्डी दल हमेशा दक्षिण से पूर्व की ओर उड़ते हैं, ठीक है, अंडरलाइन करना। टिड्डी दल हमेशा दक्षिण से पूर्व की ओर ही उड़ते हैं, ठीक है, दक्षिण से पूर्व की ओर उड़ते हैं। अतः इस स्थिति का लाभ कीटों के सामान्य जीवन में व्यवधान पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत वो हमेशा किस तरफ जाएंगे, वो दक्षिण से पूर्व की तरफ ही जाएंगे। तो प्रकाश का स्रोत अगर अपन कहीं और दिशा में ले जाएं तो उनको अलग दिशा में ले जाया जा सकता है। आर्द्रता, कीटों में परिवर्तन है तो आर्द्रता उतनी ही आवश्यक है जितना कि तापमान और प्रकाश है। जितना ताप और प्रकाश की जरूरत होती है उतने ही कीटों के जो वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, आर्द्रता जरूरी है, नमी जरूरी है। अलग अलग फसलों के नाशक कीटों पर आर्द्रता का प्रभाव भी अलग अलग प्रकार से पड़ता है। अलग अलग प्रकार के फसलों के नाशक कीट होते हैं, उन पर आर्द्रता का प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। कुछ फसलों में सिंचाई देकर उन्हें कीटों से बचाया जा सकता है। कुछ एक फसल ऐसे हैं, कुछ एक कीट ऐसे हैं तो क्या, जिनमें क्या करते हैं अपन सिंचाई कर उनको कीटों से बचा सकते हैं, और कुछ फसलों में सिंचाई देकर उन्हें कीटों से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार स्थिर पानी अथवा दलदल वाले स्थानों से पानी की निकासी कर वहाँ पर रहने वाले मक्खी मच्छरों को नष्ट किया जा सकता है। खेत में कहीं पानी इकट्ठा होता है जहाँ पर स्थिर रहता है या दलदली भूमि है, वहाँ से पानी निकाल कर क्या कर सकते हैं अपन, वहाँ रहने वाले कीटों मच्छरों को, मक्खियों मच्छरों को नष्ट कर सकते हैं। प्राय ये देखा गया है कि यदि अनाज में नमी की मात्रा 10% से कम होती है तो उन पर खपरा भृंग के अलावा अन्य कीटों और सूक्ष्म जीवों का प्रकोप नहीं होता। अगर अनाज के अंदर अपन अनाज की नमी को 10% से कम कर देते हैं तो एक सिर्फ खपरा भृंग उसमें लगता है, बाकी दूसरा कोई कीट सूक्ष्म जीव नहीं लगता है, बाकी सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सुरक्षित भंडारण हेतु अनाज के नमी की मात्रा 8 से 10% तक या इससे कम रखनी चाहिए। तो जब भी अपन क्या करें, सुरक्षित भंडारण करना हो, हमें अनाज को भंडारण करना हो तो हमें अनाज के अंदर नमी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, 8 या 10 या इससे भी कम रखनी चाहिए, ठीक है, जिससे बिना नमी के क्या होंगे, जो भंडारण के कीट है वो तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ खपरा भृंग को छोड़कर। ध्वनि का उपयोग अपन कैसे कीट नियंत्रण में करते हैं, तो कीटों को ध्वनि के द्वारा भी प्रबंध किया जा सकता है। कीटों को अपन ध्वनि के द्वारा भी प्रबंधित किया जा सकता है। वर्तमान में कनाडा में जो उच्च आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग कीटों के नियंत्रण हेतु किया जा रहा है। कनाडा के अंदर ये यूज़ में ली जा रही, उपयोग में लिया जा रहा है उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का, ठीक है। वहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन का विकास किया है जिससे नर कीटों को बांझ बनाया जा सके। वहाँ पर देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन यानी जिससे किरणें निकलती है, ऐसी बंदूक जिससे किरणें निकलती हैं, उस फ्लैश गन, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन का उपयोग करके नर कीटों को बिल्कुल बांझ ही बना दिया गया। बांझ बना दिया तो फिर क्या, वो मादा कीट के साथ मैथुन क्रिया नहीं करेंगे तो जनन नहीं होगा, जनन नहीं होगा तो संख्या में वृद्धि नहीं होगी, तो उनमें जनन करने की, कीटों के अंदर जनन करने की क्षमता ही खत्म कर दी, बांझ बना दिया उनको। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन के द्वारा, ठीक है, वो भी कहाँ, कनाडा के अंदर। कहाँ पर, कनाडा के अंदर। बिजली देखिए, आजकल विभिन्न कंपनियों में अल्ट्रा वायलेट लैंप के प्रकाश पास बाजार में उपलब्ध है, जो मक्खी मच्छर, ठीक है। अब बिजली के द्वारा जो अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें हैं उनके प्रकाश पास उपस्थित हैं, यानी ऐसे बल्ब हैं। आप प्रकाश पास का मतलब ऐसे लेते हो जो बल्ब, ट्यूबलाइट या प्रकाश का ऐसा स्रोत है जिसमें से अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जो क्या करती है, मक्खी मच्छर और अन्य सलभ कीटों को आकर्षित कर उन्हें मारने में सहायता करती है। जो अन्य सलभ कीट है उनको मारने में सहायता करती हैं। अल्ट्रा वायलेट में ये कीट, मक्खियाँ जीवित नहीं रह पाती तो अपने आप मर जाती हैं। देखिए इस विधि में मनुष्य, दूसरी हमारी विधि है वो है यांत्रिक नियंत्रण, ठीक है। यांत्रिक नियंत्रण में क्या करते हैं, देखिए यांत्रिक नियंत्रण में क्या करते हैं, पहला भौतिक नियंत्रण अपन ने देख लिया, अब यांत्रिक नियंत्रण। इस विधि में मनुष्य द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से यांत्रिक साधनों का उपयोग किया जाता है, यानी जो मनुष्य अपने हाथ से, अब तापमान बढ़ाना चढ़ाना, प्रकाश, आर्द्रता, ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यांत्रिक नियंत्रण में क्या होता है, हमारे हाथ के द्वारा साधनों का उपयोग करके नियंत्रण किया जाता है। वह इनका उद्देश्य क्या होता है, हस्त व हस्तचलित उपकरणों द्वारा कीटों को सीधे ही नष्ट करना, डायरेक्ट नष्ट कर देना, ठीक है, हाथों के द्वारा या हाथों से या हाथों के द्वारा चलने वाले साधनों से, ठीक है, जिससे कीट हमारे भोजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह विधि प्राचीन है, महंगी है,
ठीक है, और समय उपयोगी है। ठीक है, ये विधि क्या है, एक तो प्राचीन है, पुरानी विधि है और महंगी है। ठीक है, बहुत महंगी विधि होती है और क्या समय उपयोगी, समय बहुत ज़्यादा मांगती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं, तो देखिए सबसे पहले देखिए हाथों द्वारा अंडों और कीटों को एकत्रित कर नष्ट कर देना। ये लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हाथों द्वारा क्या करना, अंडों को कीटों को एकत्रित करना और फिर बाद में उनको जला के या कैसे भी नष्ट कर सकते हैं। कुछ सीमित क्षेत्रों में फसलों, सब्जियों व बागवानी वाले फलों वाले छोटे स्थानों पर अंड समूह, डिंबक अवस्था एवं वयस्क कीटों तथा उनके क्षतिग्रस्त भागों को हाथों से एकत्रित कर नष्ट किया जा सकता है, पर यह सीमित क्षेत्रों में ही होता है। अब कई बड़ा सा खेत है, उसमें अपन कर नहीं सकते। छोटा सा अगर हमारे घर में बगीचा है छोटा सा, तो वहाँ अपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक पूरे बड़े खेत में नहीं कर सकते। क्या करते हैं, अंड समूह को, डिंबक, इनकी जो लार्वा अवस्था है उनको एकत्रित करके और वयस्क कीटों या कीटों द्वारा जो क्षतिग्रस्त भाग है फसलों के, उनको एकत्रित करके क्या करते हैं, हाथों से इकट्ठा करके नष्ट कर देते हैं। यह विधि एक साथ व एक ही स्थान पर रहने और खाने वाले कीट तथा समूह अंडे देने वाले कीटों के विरुद्ध बहुत उपयोगी है। ये किन कीटों के विरुद्ध उपयोगी है, जो एक साथ कई सारे अंडे देते हैं और एक साथ रहते हैं। ठीक है, वहाँ उपयोगी है। जैसे कातरा, बैंगन का तना, फल वेदक, तना एवं फल वेदक यानी तना व फल छेदक जो कीट हैं, गोभी की तितली, तंबाकू की इल्ली, नींबू की तितली, कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं कि लाल ब्रिंग व चने की लट इत्यादि को अपन एकत्रित करके नष्ट कर सकते हैं हाथों से। फिर दूसरा तरीका है भौतिक नियंत्रण में हस्तजाल द्वारा। कुछ उड़ने वाले अभिगमन करने वाले कीटों को हस्तजाल द्वारा पकड़कर आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इससे उनकी संख्या में कमी आती है, जैसे टिड्डा, गन्ने का पायरेला, मिलीबग, हरा तेला, छाला ब्रिंग, नींबू की तितली इत्यादि। अब कुछ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले कीटों को क्या कर सकते हैं, अपन हाथों द्वारा बनाया गया जो जाली होती है, जाल होता है, उससे अपन उन उड़ने वाले कीटों को पकड़कर नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाड़ लगाकर। इस विधि में खेतों के चारों ओर एक बाड़ लगा देते हैं, इससे रेंगने वाले कीट एक खेत से दूसरे खेत में नहीं आते। ठीक है, जो रेंगने वाले कीट होते हैं वो बाड़ लगाने से उस बाड़ को पार नहीं कर पाते, तो एक खेत से दूसरे खेत में नहीं जाते हैं। खाई खोदकर। अब खाई खोदकर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, फसलों को कूदने वाले कीटों से बचाने के लिए खेतों के चारों ओर लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी व 60 सेंटीमीटर गहरी एक खाई खोद देते हैं। टिड्डियों के प्रकोप के समय उनके समूहों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए फुदकों के दलों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तथा कातरा की लटें तथा अपने अभिगमन के दौरान इन खाइयों में गिरकर नष्ट हो जाती है। ये हमारा खेत है, ठीक है, इसके चारों तरफ अपन ने क्या खोद दी है, एक खाई खोद दी है इतनी चौड़ी, जिसकी चौड़ी कितनी हो 40 से 60 सेंटीमीटर की। ठीक है, 40 से 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर और क्या हो 60 सेंटीमीटर तो गहरी हो, 60 सेंटीमीटर गहरी हो। तो जो फुदकने वाले हैं, रेंगने वाले के साथ साथ जो फुदकने वाले भी कीट है ना, वो भी क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। रेंगने वाले तो नष्ट नहीं होंगे क्योंकि वो तो अंदर गिरकर फिर से रेंग कर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो फुदकने वाले यानी जो कूद कर चलते हैं, वो इतनी चौड़ी खाई को पार नहीं कर पाएंगे और इनके अंदर गिरकर नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब वृक्षों के तनों पर पट्टी बांधना भौतिक नियंत्रण की एक और विधि है। वृक्षों के तनों पर पट्टी बांध के, अब पट्टी कैसे बांध सकते हैं अपन, देखिए इस विधि के अनुसार अल्ट्राथीन चद्दर 40 गेज की 20 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी को यदि आम के वृक्ष के तने पर भूमि से 1 फीट ऊंचा बांध दिया जाए तो आम के जो चूर्णी मतकोण का नियंत्रण प्रभावकारी होता है। अब किसकी, अल्ट्राथीन की चद्दर बांधनी है आम के वृक्ष पर। ठीक है, वो भी जमीन से 1 फुट ऊपर। कितनी चौड़ी होनी चाहिए, 20 से 30 सेंटीमीटर की पट्टी। उसके तने पर बांध दिया जाए तो आम का जो एक चूर्णी मतकोण रोग होता है या जो कीट होता है फैलाने वाला, वो नियंत्रित किया जा सकता है। अथवा ग्रीस जैसे चिपचिपे पदार्थ की चौड़ी पट्टी ही तने के चारों ओर लगा देने से भी चूर्णी मतकोण पट्टी के ऊपर नहीं जा पाता है। तो ग्रीस जैसा अगर तने के चारों तरफ अपन लगा देते हैं, 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बना देते हैं आम के वृक्ष के, तो भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है चूर्णी मतकोण का, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, ध्यान कौन सी बात रखनी है इस वृक्षों के ऊपर तने पर पट्टी बांधने के लिए, तो देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि पट्टी के प्रयोग से पहले वृक्ष के तने की 50 सेंटीमीटर चौड़ाई में गीली मिट्टी का लेप कर देना।
कर दिया जाता है ताकि तने की दरारें भर जाए और यदि कोई अल्काथीन की चद्दर से चढ़ने का प्रयास करे तो अपनी सतह के कारण फिसल कर नीचे गिर जाए। पहले तो हमें वृक्ष के तने पर चौड़ाई में गीली मिट्टी लगा देनी 50 सेंटीमीटर, ताकि वृक्ष की जब छाल होती है तो उसमें दरारें तो होती हैं, वो दरारें भर जाती हैं, ठीक है। जिससे अगर कोई ये अल्काथीन की चादर भी चढ़ जाए तो वो उस मिट्टी के चिकनाहट के कारण फिसल कर गिर जाता है, ठीक है। फिर पास ट्रेप, कई पास ट्रेप लगाए जाते हैं। पास ट्रेप का मतलब अलग अलग प्रकार के पास होते हैं। पास का मतलब है अपन कह सकते हैं जाल कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जाल होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित करके नष्ट करने के लिए कई प्रकार के पासों का उपयोग करते हैं, जैसे प्रकाश पास। अब प्रकाश पास में अपन क्या करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इस पास का उपयोग सामान्यतः रात्रिचर कीटों और ऐसे कीटों को आकर्षित करने हेतु किया जाता है जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। जो प्रकाश देख के प्रकाश की तरफ भागते हैं, आकर्षित होते हैं, उन कीटों को नियंत्रण के लिए अपना उपयोग में ले सकते हैं। जैसे आपने भी कई बार महसूस किया होगा इसका या यूज़ भी किया होगा, जब कई सारे मच्छर आ जाते हैं तो वो मच्छर क्या होते हैं, वो मच्छर या ऐसे बारिश के समय कीड़े मकोड़े या फिर जो कीट आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, जहाँ बल्ब जल रहा होता है, जहाँ लाइट जल रही होती है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वहाँ आ जाते हैं। और हमारे कमरे में अगर लाइट जल रही है तो पूरे घर के आसपास के जो कीट होते हैं वो वहाँ प्रकाश की तरफ आकर्षित होकर उधर आ जाते हैं, फिर हमें सोने में प्रॉब्लम देते हैं। तो हमने कई बार ऐसा किया होगा, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है कि जब अपन अपने रूम में सोते हैं तो क्या करते हैं, सोने से पहले एक बार क्या करते हैं, पास वाले रूम की, ठीक है, अपनी लाइट तो बंद करते हैं तो पास वाले रूम की जहाँ कोई नहीं सो रहा है वहाँ जाके चालू करके आ जाते हैं, जिससे हमारे सारे कीट क्या करते हैं, रूम के सारे कीट वो उस प्रकाश की ओर आकर्षित होकर उधर चले जाते हैं, फिर आराम से अपन मस्ती से सो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे कीट तो वहाँ चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश पास द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये रात्रिचर कीटों में, दिन में तो वैसे ही ऑलरेडी प्रकाश होता है तो वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो ये रात्रिचर जो रात में कीट निकलते हैं उन पर नियंत्रण का कार्य करते हैं, ठीक है। प्रकाश पिंजरे में मर्क्यूरी पेपर बल्ब, अल्ट्रा वायलेट ट्यूबलाइट इत्यादि का उपयोग प्रकाश के रूप में किया जाता है। अब प्रकाश पास में क्या करते हैं, अपन कीटों का उपयोग करते हैं और वो एक जाल की तरह होता है, यानी एक बक्सा मान लो, आप पिंजरा मान लो, ठीक है, उसके अंदर क्या बल्ब जला लेते हैं तो कीट क्या आते हैं उसके अंदर आते हैं, सारे कीट उसके अंदर आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं खुले हुए गेट को, फिर वो कीट अंदर ही रह जाते हैं, फिर उनको नष्ट कर देते हैं। अब बल्ब के रूप में देखिए मर्क्यूरी वेपर बल्ब काम में लेते हैं अपन, अल्ट्रा वायलेट ट्यूबलाइट काम में लेते हैं, जिनसे अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, इनका उपयोग करते हैं। इनमें से मर्क्यूरी वेपर बल्ब कीट आकर्षित करने में अधिक प्रभावशाली है। अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा तो जो मर्क्यूरी वेपर बल्ब है वो ज़्यादा प्रभावकारी है, ठीक है। प्राय प्रकाश पास या पेट्रोमैक्स गैस बत्ती या लालटेन द्वारा इनके बहिर्गमन की अवधि जो रात्रि 7:30 से 10:30 बजे में इनको रात्रि में जलाकर चौड़े बर्तन में रख देना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर क्या करें, प्रकाश पास या जो पेट्रोमैक्स यानी गैस की बत्ती होती है, ठीक है, या लालटेन होती है, उसको कीटों के जो बहिर्गमन यानी बाहर जाने की जो समय होता है 7:30 से 10:30 के बीच, वो अपने ज़मीन से बिलों से अपने बाहर निकलते हैं, तो इनको जलाकर रख देना चाहिए इन प्रकाश पास को। इस चौड़े बर्तन में जलाकर रख देना चाहिए। इस चौड़े बर्तन में मिट्टी के तेल सहित पानी भी डालना चाहिए, ठीक है, पानी, मिट्टी का तेल और पानी डालना चाहिए अपन को, जिसमें कोई कीटनाशक मिला देना चाहिए और रात्रि में खेतों के पास रख देना चाहिए। यानी खेतों के पास अपन को रख देना है और एक ऐसा चौड़ा बर्तन ले लिया, उसमें कोई प्रकाश पास रख दिया या फिर लालटेन रख दी, ठीक है, और इस बर्तन में क्या डाल दिया अपन ने, पानी के साथ केरोसिन का तेल डाल दिया और जो कीटनाशक दवाइयाँ मिला दी, ठीक है, जिससे सारे कीट क्या होंगे, आएंगे, इसकी तरफ आकर्षित होंगे, इसके अंदर गिरेंगे और कीटनाशक दवाइयों से मरकर नष्ट हो जाएंगे। इसकी रोशनी से सफ़ेद लट, अब ये लालटेन प्रकाश पास एक चौड़े बर्तन में लगाने से क्या होगा, जो सफ़ेद लट है, सफ़ेद लट के भृंग, कातरा, कटुआ लट, गोभी की लट, जवार की लट, चने की लट के सल्बों को अंडे देने से पहले ही अपन मार सकते हैं, ठीक है। वो अब उड़कर जो आएगी, ठीक है, वो प्रौढ़ी होगी, उड़कर आकर्षित होगी, वो प्रौढ़ी होगी,
तो वो यहाँ आकर इन केरोसिन के तेल में, कीटनाशक की दवाई में आकर नष्ट हो जाएगी, तो अंडे देने से पहले ही नष्ट हो जाएगी। अंडे देने से पहले ही मार सकते हैं। विशेष तौर पर वर्षा ऋतु में कीटों को नष्ट करने पर यह सरल और कम खर्चीले और प्रभावी तरीका है। बारिश के समय कीटों को नष्ट करने का यह प्रभावी तरीका और सरल भी तरीका है। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, एक बर्तन और लालटेन और रख दो, ठीक है। अपन को ये पकड़ने की ज़रूरत है नहीं, तो कम खर्चीली भी है, ठीक है, और प्रभावी तरीका है। चिपचिपा पास, फिर एक चिपचिपा पास। इस प्रकार के पासों को बनाने हेतु कार्डबोर्ड, बोरों, टाट के टुकड़ों, तख्ती, कागज पर सरेस, गोंद या दूसरे चिपचिपे पदार्थ के साथ कीटनाशी में मिलाकर लगा देते हैं, ठीक है। जो ऐसा पास बनाने के लिए हमें जो कार्डबोर्ड होता है, बोरे होते हैं, टाट के टुकड़े होते हैं, इन पर चिपचिपा पदार्थ लगा देते हैं, जैसे गोंद और दूसरे चिपचिपे पदार्थ के साथ कीटनाशक दवाई भी लगा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनकी तरफ आते हैं, इन कार्डबोर्ड, बोरो, टाट के टुकड़ों पर बैठते हैं और चिपचिपे पदार्थ के कारण चिपक जाते हैं, ठीक है, और कीटनाशक पदार्थ को खाने के कारण फिर ये नष्ट हो जाते हैं। इन्हें खेतों के आसपास पेड़ों पर अथवा बांस की सहायता से लटका देते हैं। इन्हें क्या, खेतों के आसपास पेड़ों पर, जो बड़े बड़े पेड़ हैं खेत के आसपास, उन पर लटका देते हैं या बांस के टुकड़े रोप कर लगा देते हैं, ठीक है, जिससे कई प्रकार के जो छोटे कीट होते हैं, जैसे माहू, चेपा कीट, हरा तेला, रसाद, इनसे चिपक कर मर जाते हैं। फ्लाई कागज चिपचिपे पास का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। जो फ्लाई कागज होता है, फ्लाई यानी जो पलाई होता है, वो चिपचिपे पास का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसके उपयोग से सेव के अपादक कीट की रोकथाम हेतु किया जाता है। इसका ज़्यादातर उपयोग सेव का जो अपादक कीट है उसको रोकथाम के लिए करते हैं। फिर देखिए फेरोमोन ट्रैप क्या होता है। फेरोमोन वे रसायन है जिन्हें अंतरजातीय संचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिनमें अंतरजातीय संचार के लिए प्रयोग। फेरोमोन एक ट्रैप होता है जो क्या करता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, कीट इसका उपयोग करते हैं अपने संचार के लिए, ठीक है। जैसे जो चींटी होती है वो फेरोमोन छोड़ती, फेरोमोन, ठीक है। तो आपको देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, चींटियाँ जो होती है एक लाइन में चलती है। एक लाइन में क्यों चलती है, जो आगे वाली चींटी होती है वो फेरोमोन छोड़ती जाती है और उस रास्ते पर दूसरे उस फेरोमोन को सूंघते हुए उससे उसी लाइन पर, उसी जगह पर, उसी रास्ते पे चलते रहते हैं, एक सीधी रेखा में चलते हैं, ठीक है। अंतरजातीय संचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो नर अथवा मादा कीटों द्वारा प्रजनन के लिए एक दूसरे को आकर्षित करने हेतु स्रावित करते हैं। नर एवं मादा कीट क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो और क्या करें, और मैथुन क्रिया करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सके, ठीक है। तो ये फेरोमोन पदार्थ का, रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके प्रयोग से हानिकारक कीट के परजीवी और परभक्षी कीट प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। इस फेरोमोन ट्रैप की एक लाभ ये होता है कि जो हानिकारक कीटों को खाने वाले जीव हैं, कीट हैं, वो नष्ट नहीं होते, ठीक है। इनमें से एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है। फेरोमोन ट्रैप से एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है, जिससे नाशक कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं और वहीं पर प्रपंच में फंस जाते हैं। वहीं पर हमारा जो फेरोमोन ट्रैप है वहाँ आकर ये आकर्षित होकर फंस जाते हैं। लिंग हार्मोन से उपचारित पास अन्य प्रकार के पासों की तुलना में अत्यधिक प्रभावी होता है, ठीक है। जो लिंग फेरोमोन हार्मोन होता है, ठीक है, उसका जो पास बनाया गया है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। फेरोमोन का प्रयोग हर 50 मीटर की दूरी पर 5 पास प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। हर 50 मीटर की दूरी पर कम से कम 50 मीटर की दूरी के बीच हमें क्या करना चाहिए, हमें 5 पास ऐसे फेरोमोन के लगाने चाहिए, तब तो प्रभावी नियंत्रण होगा। बॉलवर्म के लिए आगे देखें, जो बॉलवर्म के लिए अलग अलग ट्रैप बाजार में उपलब्ध है। बॉलवर्म के लिए, बॉलवर्म एक कीट का नाम है, उसके पकड़ने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ट्रैप बाजार में उपलब्ध है, मार्केट में है। जैसे चना, टमाटर एवं कपास के वेदक कीट, इनमें से एक रबड़ की गुंडी होती है। इनमें क्या होता है, एक रबड़ की गुंडी होती है, ठीक है। फेरोमोन ट्रैप में कीटों की समष्टि के आधार पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने व न करने संबंधी निर्णय आधार पर किया जा सकता है। अब फेरोमोन ट्रैप में अपन कीटों की समष्टि के आधार पर कि भाई कीट कितनी संख्या में, कैसी समष्टि है, किस प्रजाति का कीट है, उसके आधार पर अपन फेरोमोन ट्रैप काम में ले सकते हैं। अन्य क्रियाएं देख लेते हैं भाई। भौतिक नियंत्रण के बाद अब ये जो अपना यांत्रिक नियंत्रण चल रहा है, नींबू, अमरूद, बेर, अनार आदि फल वृक्षों की छाल भक्षक कीट से बचाव है, तो इनके छिपने की सुरंगों में नुकीले तार को डालकर घुमाने से आसानी से नष्ट किया जा सकता है। जैसे नींबू, अमरूद, बेर, अनार की जो छाल होती है
उनमें सुरंगें होती हैं और उन सुरंगों में कई सारे कीट होते हैं। तो अपन क्या उन सुरंगों में तार डालकर उनको अच्छे से घुमाए तो कीट अंदर ही मर जाते हैं, आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार अनार व अंगूर के फलों को कीटों व अन्य नाशक जीवों से सुरक्षा प्रदान के लिए कागज व कपड़े की थैलियाँ चढ़ाकर कर सकते हैं। अनार व अंगूर के फलों को अपन क्या कर सकते हैं, कीटों से नाशक जीवों से बचाने के लिए अपन इन पर थैलियाँ चढ़ा सकते हैं कपड़े व कागज की, ठीक है। टिड्डी दल को मसाल तथा फ्लेम थ्रोअर के द्वारा रात्रि में जला सकते हैं। जो फ्लेम थ्रोअर होता है यानी जिससे आग निकलती है, उस यंत्र के द्वारा, मसाल के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन उनको जलाकर नष्ट कर सकते हैं रात के अंदर, ठीक है। आगे है कर्षण नियंत्रण, यानी खेती के अंदर जो क्रियाएं की जाती है वो कौन सी है, वो पढ़ेंगे अपन आने वाली क्लास में। तो कीट नियंत्रण की विभिन्न विधियों में प्राकृतिक और कृत्रिम विधियों में प्राकृतिक अपन ने देखी, फिर कृत्रिम विधियों में भौतिक और यांत्रिक नियंत्रण कैसे किया जाता है वो अपन ने देखा। प्रकाश पास इंपॉर्टेंट है, इसमें फेरोमेन ट्रैप, प्रकाश पास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस अभी तक का जो पढ़ा अपन ने, ठीक है। आपको पूछ सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर में क्वेश्चन में कि प्रकाश पास से आप क्या समझते हैं। प्रकाश पास के द्वारा या फिर फेरोमेन पास, चिपचिपे पास, इनसे कीटों का नियंत्रण कैसे होता है समझाइए, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। आगे कर्षण नियंत्रण के खेती में किए जाने वाले नियंत्रण के जो कार्य हैं वो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।